हेलो बच्चों। आज हम एक जबरदस्त चैप्टर शुरू करने वाले हैं। पर शुरुआत चैप्टर की हम करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन से, मींस चैप्टर 1 के एंड से। ये समझना जरूरी है कि उसके बाद ही नए तरीके से सिविलाइजेशन ने सरवाइव और डेवलप किया होगा। सबसे कॉमन सोच ये है कि डिक्लाइन का एक मुख्य रीजन जो माना गया वो था सिंधु नदी का फ्लड। आप सामने स्क्रीन पर जो पिक्चर देख सकते हैं उसमें आपको मोहनजोदारो मूवी से लिया गया एक इमेज दिखाई दे रही होगी। इसमें जो टाउन है मोहनजोदारो, वो सिंधु नदी के फ्लड से डूब गया था। वो आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। इसको आप प्रॉपर यूट्यूब पे अवेलेबल मूवी मोहनजोदारो, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी और जिसमें इन सारे इंसिडेंट्स को बहुत ही ब्यूटीफुली फिल्माया गया है, उसमें देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं कि जब ये लोग वहां से निकले और आगे बढ़े तो किस जगह पर पहुंचे और वहां जाने के बाद किस तरह से इन्होंने अपनी सिविलाइजेशन को स्टैब्लिश किया। उस एरिया का नाम किस तरह से इन्होंने सोचा, उस जगह को हम इंडो गैंगटिक प्लेन के नाम से आज के तारीख में जानते हैं। और जिस नदी पे इन्होंने अपना नया बसेरा बसाया उसे हम गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये भी उस मूवी में दिखाया गया है। इट इज जस्ट वन ऑफ द प्रिज्यूम्ड फैक्ट्स। आप देख सकते हैं ऊपर मैप में भी मैंने यहाँ पे लगाई हुई है एक पिक्चर, जिसमें आप देख सकते हो कि पूरा इंडो गैंगटिक प्लेन का एरिया, यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे मोहनजोदारो था। यहाँ से जब लोग निकले होंगे तो जो नदी सबसे पहले उनके पास आई, इन्होंने उसे गंगा समझा और इस एरिया को कंप्लीटली हम देखते हैं इंडो गैंगटिक प्लेन के नाम से पुकारा जाता है। आगे अब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सो इनसाइट्स फ्रॉम वीडियोज आर ऑलवेज गुड, इजंट इट? तो जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि हड़प्पन्स सब कुछ बिखर जाने के बाद रात दिन सफर करते हुए एक नदी के तट तक पहुंचते हैं और वहां का पानी पीने के बाद दे फाउंडेड कि द वाटर वॉज प्योर। तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई अब अगर ये हमारी नई सिविलाइजेशन की जगह होगी तो इस नदी का नाम क्या है? तो यहाँ पे दिखाया गया है कि उन्होंने उस नदी का नाम गंगा के रूप में पहचाना। ठीक है, आप इस मैप में देख सकते हैं कि पूरा जो इंडो गैंगटिक प्लेन है वो कहाँ से कहाँ तक है। आप ये देखिए, हम बात कर रहे थे इस एरिया की जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन चैप्टर 1 में हमने देखा। यहाँ पे मोहनजोदारो था। यहाँ से लोग मूव करते हुए यहाँ पे जो हमारे इंडो गैंगटिक प्लेन है, नियरेस्ट नदी तक पहुंचे होंगे और उसको उन्होंने गंगा का नाम दे दिया। इस पूरे एरिया को हम इंडो गैंगटिक प्लेन के नाम से जानते हैं। चलिए, अब हम चैप्टर की मुख्य रूप से शुरुआत करते हैं। हड़प्पा के बाद क्या हुआ? हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म होने के बाद लोग बिखरे नहीं थे, बल्कि नए नए तरीकों से जीने लगे। नॉर्थ इंडिया में खेती के नए गांव बस गए। डेक्कन प्लेटू और कर्नाटका के लोग भी खेती करते थे या कभी कभी पशुपालन। साउथ इंडिया में लोग बड़े बड़े पत्थर के मॉन्यूमेंट्स बनाने लगे, जिसे हम कहते हैं मेगालिथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एमसीक्यूज में, फिल इन द ब्लैंक्स में, वेरी शॉर्ट में, 1 मार्कर में हमेशा पूछ लिया जाता है। आप सोचो, एक बड़े स्टोन का टॉम्ब बनाया गया, अंदर तलवार, आयरन टूल्स, ज्वेलरी भी रखी गई। मतलब डेथ के टाइम भी बंदा रिच दिखाई दे, ऐसी सोच के साथ ये काम करते थे। आज भी जब कोई बंदा बाइक या फोन खरीदता है तो कहता ही है, अरे यार, ये चीज तो लाइफ के बाद भी याद रहेगी। या अगर लाइफ आफ्टर डेथ जैसी कोई चीज होती होगी तो इन दैट ग्रेव वो उस डेड इंसान के काम आएगी। उस टाइम लोग सेम फीलिंग के साथ अपनी ग्रेव में कॉस्टली सामान डेथ हो जाने के बाद रखवाते थे। अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ेंगे, प्रिंसिप एंड पियदसी। और इसको पढ़ने के लिए
हम एक नए तरीके से समझेंगे। अब मैं आपको एक डिटेक्टिव स्टोरी के फॉर्म में इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। 1830s का दौर था। एक साहिब थे, जेम्स प्रिंसेप। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के मिंट ऑफिस में काम करते थे। इन्होंने एक दिन ब्राह्मी और खारोस्ती, जो हमने चैप्टर 1 में देखा था, कि स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर कर दिया, मतलब डिकोड कर दिया। मतलब 2000 साल पुराना सीक्रेट, जो सीक्रेट कोड के तौर पे था, उसे अनलॉक कर दिया। और जब अनलॉक किया तो बार बार एक नाम सामने आया, पियदसी। पियदसी का मतलब क्या होता है? इनका मतलब, जो समझा उन्होंने, वो था जो देखने में खूबसूरत हो। फिर और आगे रिसर्च में पता चला कि ये और कोई नहीं, हमारे फेमस एम्परर अशोका द ग्रेट थे, जिनके बारे में हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट में पढ़ते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप व्हाट्सएप के पुराने डिलीटेड मैसेजेस रिकवर कर लें और पता चले कि वो एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड का सीक्रेट था। प्रिंसिप ने भी ऐसे ही पुराना हिस्ट्री अनलॉक कर दिया। ब्लू बॉक्स में हम देखेंगे इंस्क्रिप्शंस के बारे में। बच्चों, क्या आपको पता है एक ऐसी टाइम मशीन जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी चालू रहती हो? जी हाँ, इन्हें हम इंस्क्रिप्शंस कह सकते हैं। सोचो, आज के टाइम में लोग इंस्टाग्राम पोस्ट्स, फेसबुक अपडेट्स और व्हाट्सएप स्टेटस डालते हैं अपनी लाइफ का अचीवमेंट्स दिखाने के लिए। लेकिन 2000 साल पहले किंग्स और आम लोग अपना स्टेटस अपडेट करते थे पत्थर और धातु पे लिखवाकर। वाह, क्या स्वैग था! What are inscriptions? Inscriptions बेसिकली वो राइटिंग्स हैं जो हार्ड सरफेस पे लिखी गई होती थी, स्टोन, मेटल या पॉटरी पर इनग्रेव करके। राजा अपने अचीवमेंट्स लिखवा देते थे, गुदवा देते थे। मैंने ये जीत लिया, वो कॉन्कर कर लिया। आम आदमी या औरतें भी लिखवा देते थे, मैंने इस टेम्पल को डोनेट किया। जैसे आज किसी कॉलेज के डोनर का नाम एक बिल्डिंग के बोर्ड पे चिपका देते हैं, उस टाइम भी लोग अपना नाम रॉक स्टार स्टाइल पत्थर पे चिपका देते थे, ताकि उनका नाम हमेशा याद रहे। सबसे बड़ी बात, इंस्क्रिप्शंस परमानेंट होते थे, इसलिए ऐसा किया जाता था। पेपर तो सड़ जाता, जल जाता, लेकिन पत्थर पे लिख दो तो वो 2000 साल बाद भी आर्कियोलॉजिस्ट या जो भी सभ्यता उस समय होगी उसको मिलता है। और आर्कियोलॉजिस्ट जो उनकी स्टडी करते हैं देखकर बोलते हैं, वाह, इसे तो हिस्ट्री अनलॉक हो गई, इससे हिस्ट्री अनलॉक हो गई। कुछ इंस्क्रिप्शंस में एग्जैक्ट डेट्स भी होती हैं और कुछ को हिस्टोरियंस ने डेट पैलियोग्राफी, मतलब लिखने के स्टाइल देखकर दिया होता है। एग्जाम्पल, वैसे ही जैसे आपको अपनी मम्मी के हैंडराइटिंग देख के पता चल जाता है कि ये उनकी उनकी ही बनाया गया नोट है, हिस्टोरियंस भी लिखकर देखकर बोलते हैं ये 250 250 बीसीई का है या 500 सीई का। लैंग्वेज ऑफ इंस्क्रिप्शंस। सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस लिखे गए प्राकृत में, जो आम लोगों की बोली थी, इसलिए अजात शत्रु या अजात शत्रु के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं, या अशोक के नाम भी प्राकृत फॉर्म में ही मिलते हैं। बाद में और भी लैंग्वेजेस यूज में आई, पाली, तमिल, संस्कृत। मतलब जो रीजन की पॉपुलर बोली थी वही लिखने में आ जाती थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज कोई इंस्टाग्राम कैप्शन इंग्लिश में लिखा होता है, कोई हिंदी में, और साउथ इंडिया में बंदा लिखता है तमिल या तेलुगु में या कन्नड़ में। हिस्ट्री में भी लोग अपनी लोकल टंग यूज करते थे। तो बच्चों, इंस्क्रिप्शंस बेसिकली एक एंशियंट इंस्टा फीड है जिसमें किंग्स अपनी जीत शो ऑफ करते थे, आम लोग डोनेशंस लिखवाते थे, और हिस्टोरियंस के लिए ये एक जैकपॉट ट्रेजर बन गया था। आगे बढ़ते हैं। द अर्लीस्ट स्टेट्स, महाजनपद। चलो, अब चलते हैं 6th सेंचुरी बीसीई में। इस टाइम को हिस्टोरियन बोलते हैं मेजर टर्निंग पॉइंट।
क्योंकि नए स्टेट्स बन रहे थे, नए शहर बस रहे थे, आयरन का फुल यूज हो रहा था और पैसा कॉइनेज आ रहा था सिस्टम में। सबसे बड़ा हाईलाइट था 16 महाजनपदास या महाजनपद, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये काशी, कोसाला, अंगा, मगध, वज्जी, मला, चेडी, वत्सा, कुरु, पांचाला, मत्स्य, सुरासना, असाका, अवंती, गांधारा और कंबोज थे। देखिए, मैंने इसको प्रॉपरली लिस्ट वाइज यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है और मैप में इनकी लोकेशंस भी दिखा दी हैं। एक बार हम देखते चलते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं मगध, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको टॉप 5 जो उस वक्त के सबसे फेमस और बड़े और ताकतवर महाजनपद से वो दिखाऊंगा। इनको मैंने ग्रीन कलर में मार्क कर दिया है। तो मगध देखा आपने, कोसाला देखा, वज्जी या वृज्जी के नाम से भी इसे बुलाते थे, अवंती और गांधार। ये 5 हमेशा क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनकी लोकेशन भी आप इस मैप पर देख पाएंगे। बाकी जो हैं उनको मैंने ब्लू एरो से मार्क कर दिया है, जैसे काशी, अंग, मल्ला, चेतिया या चेटी, वत्सा, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरासेना, असाका और कंबोजा। ओके, अभी हम पिछले स्लाइड पे वापस जाते हैं। ठीक है, सोचिए आज के टाइम में 16 बड़े स्टेट्स हों और हर एक अपना सीएम और कैपिटल दिखाए। वैसे ही उस टाइम में हर महाजनपद का एक कैपिटल सिटी होता था, मोस्टली फोर्टिफाइड, मतलब दीवार से घिरा हुआ किले जैसा, ओलिगार्चीज, गना और संघा। अब एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, सब महाजनपद में किंग नहीं थे। कुछ स्टेट्स में डेमोक्रेसी टाइप सिस्टम भी था। उन्हें बोला जाता था गना संघा, मतलब पावर एक बंदे के पास नहीं थी, बल्कि ग्रुप ऑफ राजाज के पास होती थी या ग्रुप ऑफ हेड्स के पास होती थी। बिल्कुल वैसे जैसे आज कॉलोनी के RWA आप सुनते होंगे, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनी होती है। कोई एक प्रेसिडेंट नहीं चलाता, सब मिलके डिसीजन लेते हैं। बुद्ध और महावीर भी ऐसे ही गना संघा स्टेट से थे। रिसोर्सेज और रूलर्स, अब राजा की जिम्मेदारी सिंपल थी, पैसा लाओ और राज चलाओ। उस टाइम धर्म सूत्र नाम के संस्कृत टेक्स्ट बनने लगे, जिसमें लिखा था राजा आइडियली क्षत्रिय होगा, टैक्सेस लेना जरूरी होगा और अगर जरूरत हो तो रेड करके भी वेल्थ कमाओ। वैसे ही जैसे आज के टाइम में गवर्नमेंट टैक्स लेती है रोड, आर्मी, स्कूल के लिए, उस टाइम भी राजा बोलता था भाई तुम खेत करते हो, ट्रेड करते हो, तो हमें भी अपना हिस्सा दो। डिफरेंस बस इतना था कि अगर टैक्स नहीं दिया तो रेड भी हो सकती थी। पिंक बॉक्स में हम जनपद के बारे में देखेंगे। जनपद में जना का मतलब होता है पीपल, ट्राइब या एक कम्युनिटी। पद का मतलब होता है फुट या स्टेप। तो जनपद लिटरली का मतलब हो गया जहां एक जन अपने पांव जमाए या सेटल हो जाए। मतलब जब एक कम्युनिटी या ट्राइब कहीं परमानेंटली सेटल हो गई, खेती करने लग गई, घर बनाने लगी, तो उस जगह को बोला गया जनपद। ये शब्द हमें दोनों लैंग्वेजेस में मिलता है, प्राकृत और संस्कृत। मतलब चाहे आम आदमी की बोली हो या पंडितों की, दोनों के लिए जनपद एक ही था, एक ऐसी लैंड जहां लोगों का अपना बेस बन गया हो। आज के टाइम में सोचो, एक नया कॉलोनी डेवलप होता है, पहले 2 से 4 फैमिलियां आती हैं, फिर धीरे धीरे और लोग सेटल हो जाते हैं, थोड़ा मार्केट, थोड़ा मंदिर, थोड़ा खेलने की जगह बन जाती है और वो कॉलोनी अपनी पहचान बना लेती है। बस वैसे ही पुराने जमाने के ट्राइब्स जब किसी जगह सेटल हो जाते थे तो उस जगह को बोला जाता था जनपद। येलो बॉक्स में क्वेश्चन पूछा गया है, which were the areas where states and cities were mostly densely clustered? आप इसका आंसर सामने लिखा हुआ देख सकते हैं। The Ganga Valley, especially the Middle Ganga Plains. Most important Mahajanpads like Magad, Koshala, Vajji, Kashi were concentrated here.
फर्टाइल एलुवियल सॉइल प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन और छोटा नागपुर प्लेटेड रीजन ने इसको बहुत ही एग्रीकल्चरली और पॉलिटिकली स्ट्रांग बना दिया था, और इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम कैपिटल सिटीज थी, जैसे राजगृह है जिसे राजगीर भी कहते हैं, पाटलिपुत्र जो आज की तारीख में पटना है, एंड वाराणसी यहाँ पे बसी। द नॉर्थ वेस्ट पंजाब हरियाणा गंधार रीजन, early urban textures centers like Takshila got developed here. ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग इंडिया विद सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड, जो सिल्क रूट के नाम से हम जानते हैं, इसी रीजन से पास होता था, और इसीलिए ये समस्त पॉलिटिकल पावर्स के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। डेक्कन की बात करें, स्पेशली महाराष्ट्र एंड आंध्र रीजन्स, cities like Pratisthana, Python, and Amravati flourished. These areas were linked to both northern trade routes and overseas trade route with the Roman Empire. तमिल रीजन में ही तमिलकम, जिसे हम आज के तारीख में तमिलनाडु और केरला कहते हैं, अर्बन सेंटर्स जैसे कि कांचीपुरम, मदुरई, कावेरी पत्तनम डेवलप हुए, और हमारा फेमस संगम लिटरेचर के रेफरेंसेस हम इसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, जो कि काफी फ्लरिशिंग था उस जमाने में, स्पेशली विद रोम, के बारे में जानने को मिलता है। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओलिगार्ची हम अभी देख चुके हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मगध, द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, सबसे ताकतवर महाजनपद कहा जाता था। सोचो बच्चों, एक बार सोच के देखो कि अगर एक इंडिया का क्लासरूम होता, अगर इंडिया मान लो एक क्लासरूम होता, तो हर बच्चा एक स्टेट होता। अब मगध एक ऐसा स्टूडेंट था जो सबसे तेज भी था और सबसे जिद्दी भी। 6th to 4th सेंचुरी बीसीई के बीच मगध, जो कि आज बिहार का रीजन है, आप मैप में देख सकते हैं, बिकेम द टॉपर स्टेट। सब उससे डरते भी थे और रिस्पेक्ट भी करते थे। मगध स्पेशल क्यों था? फर्टाइल जमीन, एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिव था, खाना प्लेंटीफुल था, आयरन माइंस झारखंड में टूल्स और वेपन्स के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, एलिफेंट्स इन जंगल्स आर्मी का हैवी टैंक जिसे माना जाता है, गंगा एंड ट्राइब्यूटरीज, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड एकदम स्मूथ एंड चीप, नदियों के थ्रू सारा व्यापार हो जाता था। लेकिन डिफरेंट राइटर्स डिफरेंट रीजन्स, बुद्धिस्ट एंड जैन राइटर्स क्रेडिट देते थे रुथलेस किंग्स लाइक बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंदा, उनकी पॉलिसीज और उनके स्मार्ट मिनिस्टर्स ने एम्पायर को स्ट्रांग बनाया, ऐसा भी कहते हैं। कैपिटल्स, पहले राजगृह, राजगीर नाम का मतलब है हाउस ऑफ द किंग। राजगृह एक फोर्ट टाउन था, हिल्स के बीचों बीच, सेफ एंड स्ट्रांग। बाद में पाटलिपुत्र मतलब पटना, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के आधार पे और गंगा के समीप होने की वजह से, गंगा के रूट पर ट्रेड और आर्मी कंट्रोल इजी हो जाएगा, इसलिए शिफ्ट की गई। जैसे किसी सिटी का सक्सेस डिपेंड करता है एयरपोर्ट, हाईवे और इंडस्ट्रीज पे, वैसे ही मगध का सक्सेस हुआ बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर प्लस आयरन प्लस एलिफेंट्स प्लस रिवर्स। तो क्विक टेक अवे इसमें थोड़ा देख लेते हैं। मगध सबसे पावरफुल महाजनपद था। स्ट्रेंथ, फर्टाइल लैंड, आयरन माइंस, एलिफेंट और रिवर्स, चार नाम याद रखेंगे। कैपिटल, पहले राजगृह फिर पाटलिपुत्र। और कौन कौन इसके राजा सम्राट हुए? बिंबिसारा, अजातशत्रु, महापद्मनंदा जो सबसे प्रसिद्ध सम्राट हुए थे। लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स, इमेजिन आप एक नोटिस बोर्ड पे अनाउंसमेंट लगाते हैं, अगर वो हिंदी में लिखा है तो गांव वाले पढ़ेंगे, अगर इंग्लिश में लिखा है तो कॉलेज स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। सिमिलरली किंग्स लिखते थे इंस्क्रिप्शंस अलग अलग भाषाओं में, स्क्रिप्ट्स में, ताकि सब तक मैसेज पहुंच जाए, चाहे वो गांव का इंसान पढ़ना चाहे, चाहे वो कॉलेज का या पढ़ा लिखा। अशोक की इंस्क्रिप्शंस मोस्टली प्राकृत में होती थी, जो कि कॉमन लैंग्वेजेस, कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी। नॉर्थ वेस्ट रीजन में अरामिक एंड ग्रीक, क्योंकि वहां इंडो ग्रीक कॉन्टेक्ट्स थे। स्क्रिप्ट्स जो यूज में आती थी वो प्राकृत मतलब ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, नॉर्थ वेस्ट में खारोष्टी थी,
अफगानिस्तान में अरामिक और ग्रीक स्क्रिप्ट थी। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। प्राकृत ब्राह्मी स्क्रिप्ट, नॉर्थ वेस्ट में खारोष्ठी और अफगानिस्तान रीजन में अरामिक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट्स। जैसे आज किसी ब्रांड का ऐड हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस में होता है, वैसे ही रूलर्स ने अपने मैसेजेस को मल्टी लैंग्वेज में लिखा था। मौर्यन एम्पायर के बारे में आगे हम अब पढ़ेंगे। एक बड़ी कहानी के तौर पे, फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यंस। अब मगध एक पावर पीक पर था विथ द मौर्यन एम्पायर 321 बीसीई ऑनवर्ड्स। इसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य विथ द हेल्प ऑफ चाणक्य, द वेरी फेमस मिनिस्टर। एक्सपैंडेड हिज एम्पायर टिल अफगानिस्तान एंड बालूचिस्तान। ग्रैंडसन इनके अशोका थे, जो सबसे फेमस हुए आफ्टर कॉन्करिंग कलिंगा, उड़ीसा। सोर्सेस फॉर मौर्यास, आर्कियोलॉजी, स्कल्पचर्स, पिलर्स के थ्रू पता चला। ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज रोट इंडिका, उसे पढ़ के पता चला। अर्थशास्त्र बाई चाणक्य, कौटिल्य, जो कि स्ट्रैटेजी के ऊपर एक पॉलिटिकल बुक है। लिटरेचर, बुद्धिस्ट, जैना, पुरानिक टेक्स्ट। अशोकास इंस्क्रिप्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस, रॉक और पिलर एडिक्ट्स पर। अशोक का धम्मा, रिस्पेक्ट एल्डर्स, उनका धर्म ये कहता था, उनका धम्मा बहुत फेमस है, ये कहता था रिस्पेक्ट एल्डर्स, बी जनरस टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, बी काइंड टू स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। अशोक अपना व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टा पोस्ट सब जगह पिलर पे लिख देते थे। आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूं, ताकि लोग उन्हें फॉलो करें। ये था उनका मॉरल कोड ब्रॉडकास्ट सिस्टम। तो क्विक टेक अवे इसके लिए क्या रहेगा? मौर्याज फर्स्ट पैन इंडियन एम्पायर मगध से एक्सपैंड हुआ। चंद्रगुप्त फाउंडर थे, अशोका उनके ग्रैंडसन थे, वेरी फेमस, द मोस्ट फेमस इन फैक्ट। सोर्सेस मेगास्थनीज, अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट, जैना टेक्स्ट, इंस्क्रिप्शंस, और अशोक धम्मा, मॉरल वैल्यूज फॉर हार्मनी। एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर, एम्पायर बड़ा था, मैनेज करना इजी नहीं था। 5 सेंटर्स ऑफ पावर, पाटलिपुत्र जो कैपिटल थी, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली एंड सुवर्णगिरी। Each had inscriptions with the same message, but admin not uniform, diverse regions, अलग अलग जगहों पे थे। कैपिटल चूजन स्मार्टली, तक्षशिला उज्जैनी को इसलिए चूज किया गया क्योंकि वो ट्रेड रूट्स पे थे। स्वर्णगिरी गोल्ड माइन कर्नाटका, तो ऑब्वियस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कम्युनिकेशन की चैलेंजेस हम देखेंगे। सेंटर टू प्रोविंसेस वीक्स से मंथ्स लग जाते थे, तो एक ये चैलेंज था। नीडेड प्रोविजंस आर्मी प्रोटेक्शन, और चूंकि इनका सारा संचार सुचारू रूप से, सेफ रूप से और एफिशिएंट फॉर्म में हो सके, तो इनको आर्मी प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्शन का प्रोविजन की रिक्वायरमेंट भी होती थी। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एज पर मेगास्थनीज 6 सब कमिटीज में बांटा गया था, जो कि बहुत ही एडवांस थी। नेवी, ट्रांसपोर्ट, इन्फेंट्री, हॉर्सेस, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। लॉजिस्टिक्स के रूप में फूड, फॉर्डर, आर्टिसंस फॉर सोल्जर्स, सब मौजूद और डिपार्टमेंट वाइज बनाए गए थे। अशोका की स्ट्रेटजी थी नॉट जस्ट आर्मी बट ऑल्सो धम्मा प्रोपगेशन। सिर्फ आर्मी को ही नहीं, उनका धम्मा को भी लेके काफी चाव था, काफी प्रचार विस्तार था। ऑफिसर्स धम्मा महामता के रूप में उनको बुलाया जाता था, जो कि इन मॉरल वैल्यूज को पूरे एम्पायर में स्प्रेड करते थे, फैलाते थे। आप सोचो बच्चों, अगर एक सीईओ का ऑफिस दिल्ली में है और उनके फैक्ट्रीज बैंगलोर, लखनऊ और जयपुर में हो, तो सीईओ को एक स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक टीम प्लस मैनेजर्स, सारी बातों को समझने, कम्युनिकेट करने के लिए, प्लस कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम भी स्ट्रांग हो, ये सब चाहिए होगा। एग्जैक्टली यही था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन उस जमाने का। तो क्विक टेकअवेज में एम्पायर का कंट्रोल स्ट्रॉन्गेस्ट अराउंड कैपिटल एंड प्रोविंशियल सेंटर्स होता था। कम्युनिकेशन इन आर्मी बैकबोन के रूप में जानी जाती थी। मेगास्थनीज ने बताया था उनके
पूरे आर्मी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अशोका यूज धम्मा प्लस ऑफिसर्स टू होल्ड एम्पायर टुगेदर। अगला टॉपिक देखते हैं, हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द एम्पायर। 19th सेंचुरी हिस्टोरियंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ने यह महसूस किया और मौर्यन एम्पायर इज इक्वल टू इंडियाज फर्स्ट बिग एम्पायर। इम्प्रेसिव बिकॉज ब्रिटिश अपना एम्पायर जस्टिफाई करना चाहते थे। अशोक के इंस्क्रिप्शंस यूनिक थे, लेकिन अपना बड़ाई बहुत नहीं करते थे। इनफैक्ट वो इंस्क्रिप्शंस ह्यूमिलिटी और मोरालिटी को टीच करते हुए पाए गए। नेशनलिस्ट लीडर्स 20th सेंचुरी इंस्पायर्ड बाय अशोका, वो उनको एक बहुत ही एथिकल रूलर के तौर पे और उनके मॉडल को जिससे प्रेरणा मिले के रूप में देखते हैं। बट रियलिटी, मौर्यन एम्पायर लास्टेड 150 years only, didn't cover the entire subcontinent, and control was not uniform. सब जगह एक जैसा मजबूत शासन नहीं था। लोकल किंगडम्स री इमर्स्ड बाई सेकेंड सेंचुरी बीसी। आप सोचो बच्चों, एक स्टार्टअप कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही हो, सबको इंस्पायर करती है, पर सिर्फ 10-15 साल टिक पाती है। वैसे ही मॉडर्न एम्पायर था, आइकॉनिक बट शॉर्ट लिव्ड। क्विक टेकअवेज रहेंगे, मॉडर्न एम्पायर लैंडमार्क इन हिस्ट्री बट नॉट एवरलास्टिंग। Ashoka admired for unique Dhamma-based rule. Empire lasted only 150 years, then fragmented, टुकड़ों में बट गई. Symbolically important, practically limited. आप बच्चों पर्पल बॉक्स को देखते हैं, जिसमें what the king's official said. कुछ बड़े ऑफिसर्स ऑफ स्टेट का काम था नदियों को देखना, लैंड मेजर करना, इजिप्ट जैसा सिस्टम, और पानी का सही बनता हुआ डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करना। ये ऑफिसर्स पानी निकालने वाले गेट्स को इंस्पेक्ट करते थे ताकि हर खेत को इक्वल पानी मिल सके। यही लोग शिकारी हंट्समैन का भी चार्ज लेते थे, उन्हें रिवॉर्ड या पनिशमेंट देते थे उनके काम के हिसाब से। ये ऑफिसर्स टैक्स भी कलेक्ट करते थे और लैंड से रिलेटेड ऑक्यूपेशंस जैसे वुड कटर्स, कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ्स और माइनर्स को सुपरवाइज भी करते थे। अगला टॉपिक अब शुरू होता है, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, साउथ इंडिया, चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ। सोचो बच्चों, अगर एक इंडिया स्कूल होता, मतलब इंडिया एक स्कूल होता, तो नॉर्थ के बिग बॉसेस कौन होते? मगध का राजा जैसे प्रिंसिपल के फुल स्टाफ और स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ होते। साउथ के चीफ्स थोड़ा डिफरेंट स्टाइल के होते हैं, ऐसा कुछ कुछ। डेक्कन और साउथ इंडिया मेनली चोलास, चेरास, पांड्यास इन तमिलकम, आज का तमिलनाडु, केरला और पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ये सारे किंगडम्स स्टेबल और प्रॉस्पेरस थे। चीफ्स एंड चीफडॉम्स जो आप ब्लू बॉक्स में देख सकते हैं, चीफ का मतलब होता है पावरफुल मैन। पोजीशन हेरिडेटरी या नॉन हेरिडेटरी भी होती है। सपोर्ट कम्स फ्रॉम किन फॉक या परिवार, फैमिली से। फंक्शंस, परफॉर्म स्पेशल रिचुअल्स, जैसे स्कूल प्रिंसिपल का एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना, वैसे ये भी स्पेशल रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। लीड वॉर्स, लाइक बीइंग कैप्टन ऑफ अ स्पोर्ट्स टीम इन इमरजेंसी, वो खुद खेलेंगे तो ये खुद लड़ते भी जाते थे, वॉर्स को लीड भी करते थे, और डिस्प्यूट्स के बीच में सेटलमेंट भी कराते थे, आर्बिट्रेट करते थे, सेटल कॉन्फ्लिक्ट्स इन हिज एरिया। इकोनॉमी अगर हम बात करें तो रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स, नॉट टैक्सेस। गिफ्ट्स ऑफ्टन डिस्ट्रीब्यूटेड among supporters, like a local leader giving pocket money to helpers. No regular army or officials, unlike big kings in the north like Mauryas. ये सारी बातें हमें तमिल संगम टेक्स्ट, जिसमें पोएम्स के फॉर्म में ये सारी बातें मेंशन की गई हैं कि हाउ चीफ्स गॉट एंड शेयर्ड रिसोर्सेस। किंग्स विथ ट्रेड रेवेन्यू, many chiefs and kings like Satavahanas and Shakas. Satavahanas, who ruled western and central India
from 2nd century BCE to 2nd century CE, and Shakas Central Asian origin के थे, ruled northwest and west India. They earned revenues from long distance trade. Social origins were sometimes obscure, but after gaining power, they tried to claim high social status like a self-made entrepreneur joining elite clubs today. तो क्विक टेकअवेज क्या रहेगा? साउथ इंडियन किंगडम्स स्टेबल, प्रॉस्पेरस, किन या फैमिली के सपोर्ट से स्टेबल रहती थी. चीफ्स पावरफुल मैन विथ रिचुअल्स, वॉर लीडरशिप, डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये उनके फंक्शंस थे. Chiefs got gifts, not taxes, used to redistribute them among their supporters. और ये उस वक्त कोई फॉर्मल आर्मी और ऑफिशियल्स को मेंटेन नहीं करते थे. Satavahanas and Shakas earned through long distance trade. Once powerful, rulers tried to enhance their social status, claiming legitimacy. बच्चों, think of a local village headman as a CEO. Village headman is equal to chief. उसके पास इनफॉर्मल पावर होगी, उसको फैमिली सपोर्ट करेगी, और जो भी उसको गिफ्ट्स के रूप में रिसीव होता था वो उनको वापस अपने ही लोगों के बीच में रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे. सीईओ के तौर पे अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडियन किंग को हम देख सकते हैं, जो कि फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, आर्मी मेंटेन करते हैं, टैक्सेस लेते हैं, और एक क्लियर हायरार्की हमें देखने को मिलती है. तो आप समझ पा रहे हैं, अगर हम सीईओ को सोचें किसी देश का, किसी कंपनी का, तो उसके पास सारी पावर्स फॉर्मल फॉर्म में होती हैं, वैसे ही राजा के पास होती थी. और अगर हम किसी एक छोटे से मैनेजर की बात करें एक कंपनी में जिसके पास डायरेक्ट पावर्स नहीं है, तो वैसे ही हम गांव के चीफ को, विलेज हेडमैन को सोच सकते हैं जिसके पास डायरेक्ट पावर नहीं है बट इनफॉर्मल पावर है, क्योंकि लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं. सारे लोग विलेज के हेड होने के नाते उनको सारे गिफ्ट्स देते हैं और फिर वो अपने लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे. हम बात करने वाले हैं डिवाइन किंग्स के बारे में. कैसे किंग्स अपनी पावर और स्टेटस को हाई दिखाते थे साउथ और नॉर्थ इंडिया में. एंड ट्रस्ट में बच्चों, ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको लगेगा कि हम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं. कुशनास सन ऑफ गॉड. तो डिवाइन किंग्स में हम शुरू करते हैं. सबसे पहले मिलते हैं हम कुशनास से. ये लोग फर्स्ट सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी सी तक रूल करते थे, और उनका किंगडम सेंट्रल एशिया से लेकर के नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक फैला हुआ था. बच्चों, ये जितना भी आपको ब्लू पोर्शन में सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो नोट्स है आप लोगों के लिए, और नोट्स WH फॉर्मेट में है. साथ में मैंने हर जगह पे क्विक टेकअवेज दिए हुए हैं आपको, और ये सारे के सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक साथ मैंने कंपाइल कर दिया है. PDF फाइल आपको मिल जाएगी, तो आपको स्क्रीनशॉट्स लेने का कोई टेंशन नहीं लेना है. आप सिर्फ समझते चलिए स्टोरी के फॉर्म में. कुशनास ने कॉइन्स और स्कल्पचर्स के थ्रू अपना डिवाइन स्टेटस दिखाया, अपना दैवीय रुतबा दिखाने की कोशिश की, जैसे कि वो ईश्वर के समान है. कोलोसल स्टैचूज मथुरा और अफगानिस्तान में, मतलब लिटरली बड़े बड़े मूर्ति जैसे किंग की इमेज स्थापित की. कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि कुशनास अपने आप को गॉड लाइट, ईश्वर स्वरूप मानते थे. टाइटल यूज करते थे देवपुत्र, सन ऑफ गॉड. थोड़ा सा इंस्पिरेशन चाइना के रूलर से भी लिया. इमेजिन अ सीईओ जो खुद को सुपर हीरो के नाम से इंट्रोड्यूस कर रहा हो, बिल्कुल वैसे ही स्टाइल में. ठीक है. अब गुप्ता एम्पायर, सामंताज एंड किंग्स. अब थोड़ा शिफ्ट करते हैं 4th सेंचुरी सीई की तरफ और मिलते हैं गुप्ता एम्पायर से. यहाँ का रूल का सिस्टम थोड़ा मॉडर्न कॉर्पोरेट स्टाइल था. सामंताज क्या होते हैं? लोकल पावरफुल मैन. अपने एरियाज के रिसोर्सेज को ये कंट्रोल करते हैं, ट्रिब्यूट और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. स्ट्रॉन्ग सामंताज जो इतने बड़े और शक्तिशाली हो जाते हैं कि राजा के समान भी
उनका वर्चस्व स्थापित हो जाता था। वीक रूलर्स जो कभी सबॉर्डिनेट के रूप में इनको अपने साथ रखते थे, वो इनके सबॉर्डिनेट बन जाते थे। सोर्सेस फॉर हिस्ट्री कैसे मालूम चलता है? फ्रॉम कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और प्रशस्तिस। प्रशस्तिस क्या होते हैं? जो राजा के प्रेज में, राजा की तारीफ में उनके राजकवि उनके बारे में कविताएं लिखा करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से मालूम चलता है, जो कि समुद्रगुप्ता जी के लिए, राजा समुद्रगुप्ता जी के लिए उनके राजकवि हरिसेना ने लिखा था। फन फैक्ट अगर हम सोचें तो प्रशस्तिज वर मोर पोएट्री देन फैक्ट्स लाइक इंस्टा पोस्ट फॉर किंग्स। तो राजा की तारीफ में कविताओं के रूप में उनका व्याख्यान प्रशस्तिज में हमें देखने को मिलता है। सामंतास लोकल मैनेजर्स के रूप में आप समझ सकते हो, जो कि एक सीईओ मतलब राजा को रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैनेजर स्ट्रांग होता चला जाए तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब वो टेक ओवर के चांस को अपना सके। जैसे राजा अगर कमजोर रह गया, सामंता मजबूत होता चला गया, तो एक समय ऐसा भी आएगा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कि राजा उसका सबॉर्डिनेट बन जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। पांड्या चीफ सेंगुतवन एंड गिफ्ट्स। अब थोड़ा साउथ इंडिया देखेंगे और तमिल एपिक सिलापदिक्रम की स्टोरी सुनेंगे। पांड्या चीफ सेंगुत्तुवन फॉरेस्ट विजिट करते हैं। लोग उनके लिए बहुत सारी मात्रा में गिफ्ट्स लेके आते हैं। ivory, fragrant wood, fans from deer hair, honey, sandalwood, red, oak, spices, cardamom like pepper and pepper, fruits, coconuts, mangoes, bananas, animals, elephants, lions, tigers, monkeys, peacocks, musk deer, लिटरली फुल वाइब्स आ रहे होंगे ना जू जैसे। ये गिफ्ट्स बेसिकली रिस्पेक्ट और लॉयल्टी शो करते थे। थोड़ा कॉर्पोरेट गिफ्टिंग प्लस रॉयल शो ऑफ रिस्पेक्ट का कॉम्बो। क्विक टेक अवे इसमें क्या समझ सकते हैं? किंग्स यूज्ड डिवाइन एसोसिएशन टू क्लेम हाई स्टेटस, जैसे कुशनाज देवपुत्र को रिजेंबल करते थे। गुप्ता किंग्स relied on samantas, local power holders. Prashastis praise poetry, not always literal truth. South Indian chiefs received gifts from people, showed loyalty and prosperity. Kingship, mix of religion, poetry, military, and local power. Basically, बच्चों, ancient kings were part CEO, part superhero, part influencer. सोच सकते हैं ऐसा हम। And sometimes their kingdoms looked like a giant zoo plus marketplace plus palace combo. पांड्या चीफ सेंगुत्तुवन का फॉरेस्ट विजिट सिलापदिक्रम। जब पांड्या चीफ सेंगुत्तुवन फॉरेस्ट विजिट करते हैं, लोग हिल से नीचे आते हैं, गाते हैं और डांस करते हैं। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे मैच हारने वाला टीम कैप्टन के सामने रिस्पेक्ट शो करता है, मतलब लोग अपनी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट दिखाते हैं। लोग गिफ्ट्स लेकर आते हैं। लग्जरी आइटम्स लाइक इवरी, फ्रैग्रेंट वुड, फैंस फ्रॉम डियर हेयर, हनी, सैंडलवुड एटसेट्रा। स्पाइसेस और फूड जैसे टर्मरिक, कार्डमम, पेपर, मैंगोज, कोकोनट, शुगरकेन, मेडिसिनल प्लांट्स। एनिमल्स लॉयंस, एलिफेंट्स, टाइगर्स, मंकीज, पीकॉक्स, मस्टियर, बेबी एनिमल्स। तो आप एक सीईओ को सोचें या किसी सेलिब्रिटी को सोचें जो विलेज या कॉलेज को विजिट कर रहा हो, तो लोग बहुत सारे गिफ्ट, फ्लावर्स, फ्रूट्स और बहुत सारे प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं टू ऑनर देयर स्टेटस। Similarly, the people also used to show their loyalty and respect to their king, bringing the best they had from mountains and forests. In praise of Samudragupta, Samudragupta had no rival on earth, मतलब कोई भी किंग उसके लेवल का नहीं था। उसकी अचीवमेंट्स और क्वालिटीज इतनी ज्यादा थी कि दूसरे किंग्स की ग्लोरी को नीचे दबा दिया जाए, जैसे पांव से रगड़ के मिटा दिया हो। उसको पुरुष, सुप्रीम बीइंग के बराबर बताया गया। मतलब वो किंग सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं, बल्कि डिवाइन और सुप्रीम पावर का सिंबल था। उनका कंपैरिजन और काइंडनेस सबको दिखाई देता था। पुअर, मिजरेबल और सफरिंग
लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता। जेनरस रूलर, बहुत सारे काउस डिस्ट्रीब्यूट किए। उस टाइम में काउस का मतलब वो वेल्थ का सिंबल के रूप में इस्तेमाल होती थी। उसकी सेरिमोनियल इनिशिएशन ने ये दिखाया कि वो धर्म और जस्टिस के लिए काम करते थे। उनको गॉड लाइक पावर से भी कंपेयर किया गया, लाइक कुबेर गॉड ऑफ वेल्थ, वरुणा गॉड ऑफ ओशन, इंद्रा गॉड ऑफ रेन्स, यम गॉड ऑफ डेथ। समुद्रगुप्त को एक परफेक्ट किंग दिखाया गया है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही कंपैशनेट, दयावान, डिवाइन, ईश्वर जैसा रुतबा रखने वाला, जेनरस और जस्टिस लविंग। बेसिकली ये प्रेज पोएट्री है जो उनके हीरोइक और गॉड लाइक इमेज को हाईलाइट करता है। आगे चलते हैं। अ चेंजिंग कंट्री साइड। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। अ चेंजिंग कंट्री साइड मतलब गांव के लोग, उनकी जिंदगी, राजाओं के साथ उनका रिश्ता और उन्होंने खेती को कैसे बढ़ाया। मैं आपको बोरिंग थ्योरी नहीं बल्कि कहानियों और रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझाने वाला हूँ। शुरू करते हैं। 5.1 पहला टॉपिक है पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ द किंग्स। सबसे पहले बात करते हैं लोग अपने राजा के बारे में क्या सोचते थे। अब आप सोच रहे होंगे 2000 साल पहले के लोग ट्विटर पे ट्रेंड तो चलाते नहीं थे कि हैशटैग गॉड किंग या हैशटैग बैड किंग। तो हिस्टोरियंस ने ये कैसे पता किया? उन्होंने देखा स्टोरीज को, जैसे जटाकास या पंचतंत्र। ये कहानियां पहले ओरल होती थी, बाद में लिखी गई। एक फेमस कहानी है गंदातिंदु जटाका। इसमें एक विकेट किंग है, मतलब एक बुरे स्वभाव वाला राजा है। राजा सोचता है कि चलो देखते हैं लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वो वेश बदल कर निकलता है और क्या होता है, हर कोई उसे कर्स करता है, अब्यूज करता है, गालियां देता है, उसके लिए अपशब्द कह रहा होता है। एक बुढ़िया कहती है, बूढ़ी स्त्री, हमें रात को चोर लूट लेते हैं और दिन में टैक्स कलेक्टर आके लूट लेते हैं। एक किसान बोलता है, मैं दिन भर खेत मेहनत करता हूँ लेकिन सब टैक्स ही चुकाने में चला जाता है। और तो और जानवर तक परेशान दिखाई दिए उन्हें। तो लोग क्या करते हैं, गांव छोड़कर जंगल चले जाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आजकल कोई भी जब बहुत टॉक्सिक जॉब हो जाती है तो लोग कहते हैं बस अब रिजाइन कर देते हैं, फ्रेश स्टार्ट करेंगे। इससे क्या समझ आता है, किंग और सब्जेक्ट रिलेशन हमेशा अच्छा नहीं रहता था। राजा टैक्स ज्यादा मांगता था और किसान के लिए वो हमेशा बर्डन बन जाता था। जब ज्यादा ऑपरेशन होता था, ज्यादा दबाव पड़ता था, तो उनके पास ऑप्शन ये होता था कि वो भी रिजाइन कर दे, मतलब वो गांव को छोड़कर जंगल में चले जाए, क्योंकि वहां वो छुप के रहते थे। वहां डायरेक्टली कोई भी अधिकारी उनसे टैक्स नहीं वसूल कर पाता था। अगले टॉपिक पे हम देखते हैं स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अब सवाल आता है, इतने टैक्स के लिए पैसा कहाँ से आता था? ऑब्वियसली फार्मिंग को अपग्रेड करना पड़ता होगा। चलो देखते हैं कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाते थे। पहला था प्लाऊ एग्रीकल्चर। अराउंड 6th सेंचुरी बीसी एक बड़ी इनोवेशन आई, आयरन टिप्ड प्लाउशेयर। गंगा और कावेरी वैलीज जैसे एल्यूवियल फर्टाइल एरियाज में ये एक गेम चेंजर था। एग्जाम्पल, जैसे आज हम ट्रैक्टर और हाइब्रिड सीड्स यूज करते हैं, उस टाइम लोहे का हल एक रेवोल्यूशन था। और एक और इनोवेशन हुआ, पैडी ट्रांसप्लांटेशन, मतलब धनों के प्लांट्स को नर्सरी से खेत में शिफ्ट करना, मतलब धानों के प्लांट्स को। लेकिन भाई ये काम बैक ब्रेकिंग था, कमर तोड़ काम था, ये कमर टूट जाया करती थी। पूरा दिन कीचड़ में झुके रहना, हाथ पैर घुटनों तक मिट्टी में। सोचो आपको ऐसा करना पड़े तो क्या आपकी कमर में तकलीफ नहीं होगी? सेमी एरिड और हिल एरियाज का हाल देखते हैं। लेकिन सब जगह ये प्लाउ चल नहीं सकता था। पंजाब, राजस्थान जैसे ड्राई एरियाज में लोगों ने इसे 20th सेंचुरी तक अडॉप्ट नहीं किया था। और नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल इंडिया जैसे हिली रीजन्स में अभी भी लोग हो एग्रीकल्चर करते थे। छोटी छोटी खुरपी से खेती, मतलब जहां ट्रैक्टर नहीं चल सकता वहां हो बेस्ट थी। इरिगेशन सिस्टम,
हमने फ्लोरिकल्चर देखा, अब इरिगेशन सिस्टम देखते हैं, जो कि जिनकी दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी थी। वेल्स, टैंक्स और कभी कभी कैनाल्स बनाए जाते थे। साउथ इंडिया में आपको कभी भी या आज भी केरे या एरी टैंक्स मिलेंगे, जो मेडिवल टाइम में बनाए गए थे। राजस्थान में स्टेपल, जिसे हम बावली कहते हैं, बहुत फेमस है, जैसे आभा नेरी की बावली। और इंटरेस्टिंग बात, कभी कभी कम्युनिटी मिलके बनाती थी और कभी एक बड़ा जमींदार या राजा अपना नाम अमर करने के लिए बनवा दिया करते थे। बिल्कुल आज के टाइम जैसे कोई स्कूल या पार्क बनता है तो स्टोन पे लिखा होता है इनॉग्यूरेटेड बाई XYZ, वैसे ही तब राजा लोग अपने नाम लिखवा देते थे इंस्क्रिप्शंस में। तो बच्चों, आज हमने देखा कि कैसे लोग अपने राजा को लेकर सोचते थे, कभी रिस्पेक्ट कभी रिजेंटमेंट, और कैसे खेती को इम्प्रूव किया गया लोहे का हल, ट्रांसप्लांटेशन, हो एग्रीकल्चर और इरिगेशन के थ्रू। सोचने वाली बात यह है, उस समय भी लोग सॉल्यूशन ढूंढते थे, कभी अपनी मेहनत से तो कभी कम्युनिटी सपोर्ट से। और आज भी फार्मिंग हो या लाइफ, सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए इनोवेशन और टीम वर्क बहुत जरूरी है। सो बच्चों, हमने अभी तक देखा कैसे खेती की टेक्निक्स इंप्रूव हुई, प्लाऊ, इरिगेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ये सब। लेकिन एक बड़ी बात समझनी है, इन सब का फायदा सबको इक्वली मिला क्या? नहीं। चलिए समझते हैं। डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। जैसे आजकल आपको मिलेंगे बड़े जमींदार, छोटे किसान और मजदूर, वैसे ही एंशियंट इंडिया में भी एक हायरार्की थी। बुद्धिस्ट कहानियों में हमें जानने को मिलता है तीन मेजर कैटेगरीज: लैंडलेस लेबरर्स, स्मॉल पीजेंट्स, लार्ज लैंड होल्डर्स। लैंडलेस लेबरर्स मतलब जो अपना जमीन नहीं रखते, बस दूसरों के खेतों में काम करते थे। स्मॉल पीजेंट्स जो थोड़ी बहुत जमीन के ओनर्स थे, खुद भी काम करते थे। लार्ज लैंड होल्डर्स जिनके पास बड़े खेत थे, एक्स्ट्रा मजदूर थे और काफी पावरफुल हुआ करते थे। पाली टेक्स्ट में एक वर्ड यूज होता है, गहपति। ये छोटे और बड़े लैंड होल्डर्स के लिए था, और धीरे धीरे यही लोग विलेज के लीडर भी बन गए। गहपति का एक्चुअल मतलब होता है घर का हेड, प्लस लैंड और रिसोर्सेस का मालिक, प्लस अपने घर और वर्कर्स पर कंट्रोल। स्टेटस के हिसाब से ये गांव के बड़े किसान भी हो सकते हैं और शहर के वेल्दी मर्चेंट्स भी। तमिल संगम लिटरेचर भी बताता है यही कैटेगरीज, जैसे वेल्लालर, उजावर, आदिमाई। वेल्लालर का मतलब लार्ज लैंड ओनर्स, जैसे गांव के सेठ। उजावर प्लाउमैन मतलब हार्ड वर्किंग किसान, और आदिमाई मतलब स्लेव्स, जो सबसे नीचे हुआ करते थे। आपको डिफरेंस पता चला? सिंपल, जिसके पास ज्यादा लैंड और न्यू टेक्नोलॉजी थी, उसके पास पावर भी ज्यादा थी। जिसके पास कुछ नहीं, वो डिपेंडेंट बन गया। आज के टाइम में बच्चों सोचो, एक बड़े फार्मर के पास ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और 50 बीघा जमीन हो या होती है, लगभग एक छोटे किसान के पास 2 बीघा और एक बैल है, तो ऑब्वियस है कि प्रोडक्शन और प्रॉफिट दोनों अलग ही होगा। और एक मजदूर जो खेती कर रहा है डेली वेजेस पर, उसके लिए तो सर्वाइवल भी मुश्किल होगा। सेम स्टोरी, डिफरेंट टाइम्स। अब पर्पल बॉक्स में आप देख पा रहे हैं, एक स्टोरी है सुदर्शन लेक की। छोटी सी कहानी है, समझ लेते हैं। गुजरात के गिरनार पर एक आर्टिफिशियल लेक था, सुदर्शन लेक। आप गिरनार का लोकेशन मैप पे देख सकते हैं, गुजरात में मैंने एरो से मार्क किया हुआ है। पहले मौर्य मौर्य पीरियड में बनाया गया, इसको वहां के लोकल गवर्नर ने बनवाया था। फिर एक दिन वहां बहुत विशाल तूफान आया और एम्बैंकमेंट, जो भी जिस तरह से घिराव किया गया था, वो टूट गया। शाका रूलर रुद्र रमन ने इसे रिपेयर कराया, और खास बात ये, अपने खुद के पैसों से, जनता पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया। लेटर गुप्ता रूलर्स ने भी इसको दोबारा से रिपेयर कराया। इससे हमें क्या समझ आया? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करना भी कितना इंपॉर्टेंट था, हमें यहाँ इनको देख के जानने को मिलता है। बिल्कुल जैसे आज हाईवे बन जाए, लेकिन उसका मेंटेनेंस ही ना हो, तो 2 साल में खड्डे खड्डे बन जाते हैं ना, तो उसको भी रिपेयर चाहिए।
ये भी रिपेयर का खास ध्यान करते थे। अब एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, वाई डिड रूलर्स मेक अरेंजमेंट्स फॉर इरिगेशन? सोचो बच्चों, क्यों इरिगेशन के लिए अरेंजमेंट किया जाता था? जवाब बहुत सिंपल है। रूलर इरिगेशन के लिए टैंक्स, वेल्स और कैनाल्स बनवाते थे। इन्हीं को हम अरेंजमेंट बोलेंगे, ताकि फार्मिंग प्रोडक्शन बढ़े। जैसे आज गवर्नमेंट डैम्स और कैनाल्स बनवाती है इलेक्ट्रिसिटी और पानी के लिए, वैसे ही उस समय किंग्स करते थे अपने टैक्सेस सिक्योर करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हरियाणा में भाखड़ा नंगल कैनाल से फार्मिंग बहुत इजी हो गई है, वैसे ही उस वक्त भी वो लोग फार्मिंग के लिए, किसानों को आसानी हो सके और वो अच्छी फसल उगा के उनको टैक्सेस मिल सके, उसको इंश्योर करने के लिए ऐसा करते थे। अभी हमारे सामने एक और दूसरा पर्पल बॉक्स है जो कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज। मनुस्मृति कहती है कि किंग को बाउंड्रीज क्लियरली मार्क करनी चाहिए, वरना झगड़ा हमेशा होता है। और बाउंड्रीज छुपाने के लिए अलग अलग मटेरियल्स को यूज करने का बोला गया, जैसे स्टोन्स हो गए, काउडंग हो गया, ब्रिक्स या इवन बाल। आज भी सोचो, गांव में कितनी लैंड बाउंड्री का इशू होता है। प्लॉट 6 इंच इधर या उधर, लड़ाई कोर्ट तक पहुंच जाती है। मतलब प्रॉब्लम वही है, बस जमाना बदल गया है। तो आज जैसा हम देखते हैं लैंड डिस्प्यूट, उस जमाने में भी, उसके पिछले जमाने में भी होता था। यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, वुड दिस बाउंड्री मेक मार्कर्स हैव बीन एडिक्वेट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स? नहीं, बाउंड्री मार्कर्स जैसे ट्री, स्टोन या रिवर हमेशा रिलायबल नहीं थे। टाइम के साथ ट्री गिर जाता है, रिवर का कोर्स बदल जाता है और डिस्प्यूट्स खड़े हो जाते हैं। अभी भी गांव में खेत की बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट्स होते हैं, तो लोग पटवारी या कोर्ट तक चले जाते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं, लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स। अब आगे बढ़ते हैं। लैंड ग्रांट्स, ये एक गेम चेंजर था रूरल सोसाइटी में। अर्ली सेंचुरी सीई से किंग्स लैंड देने लगे, मोस्टली रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या ब्राह्मण्स को, और इनकी रिकॉर्ड बनती थी कॉपर प्लेट्स पे। बिल्कुल जैसे आज रजिस्टर्ड सेल डीड होती है, वैसे ही वो कॉपर प्लेट एक लीगल प्रूफ हुआ करता था। एक फेमस एग्जाम्पल की चर्चा यहाँ पे की गई है, प्रभावती गुप्ता, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त टू, और वकटका फैमिली में इनकी शादी हुई थी। नॉर्मली वुमेन के पास लैंड राइट्स नहीं होते थे, लेकिन इनको लैंड राइट्स मिले थे और ये उसका उपयोग भी कर सकती थी। मतलब एक्सेप्शनल केस थी। और हमें ये दिखाता है कि टेक्स्ट में जो लिखा है वो हर जगह अप्लाई नहीं होता था। इस बात से ये प्रमाणित भी होता है। इन ग्रांड से एक और चीज समझ आती है, गांव में कौन रहता था, ब्राह्मण्स, पीजेंट्स और दूसरे लोग जो प्रोड्यूस देते थे किंग को। अब ग्रांट के बाद उन्हें नए लॉर्ड के अंडर काम करना पड़ता था और टैक्स भी देना पड़ता था। हिस्टोरियंस की इस पर काफी अच्छी खासी डिबेट भी होती है और स्कॉलर्स का ओपिनियन भी अलग अलग पाया गया। कुछ बोलते हैं लैंड ग्रांट से किंग्स ने एग्रीकल्चर नई जगह तक एक्सपैंड कराया। दूसरे बोलते हैं लैंड ग्रांट्स एक्चुअली वीकनेस दिखाता है, मतलब किंग अपने जब पावर लूज कर रहे होते हैं तो एलाइज, दोस्त बनाने के लिए लैंड को बांटते थे या बांटने लग जाते थे और फैकेट क्रिएट करने लगे कि हम स्टिल पावरफुल हैं। मतलब एक ऐसा ऑरा क्रिएट करने लगे इन बड़े बड़े ग्रांट्स को दिखा के कि हम इतना दान कर सकते हैं, तो सोचो हमारे पास कितना होगा, हम अभी भी काफी पावरफुल है। मॉडर्न एग्जाम्पल से कोरिलेट करें तो बिल्कुल वैसे ही, जैसे कंपनी का बॉस अगर अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा फ्रीबीज देने लगे सिर्फ इसलिए कि वो रिजाइन ना करके जाएं, तो समझ जाओ कंपनी की सिचुएशन वीक है। तो बच्चों, आज हमने देखा कि रूरल सोसाइटी में इनइक्वालिटी, सुदर्शन लेक की कहानी, बाउंड्रीज का इंपॉर्टेंस और लैंड ग्रांट का पॉलिटिक्स, ये सब हमें दिखाता है कि गांव सिर्फ खेती का सेंटर नहीं था, बल्कि पावर और पॉलिटिक्स का भी सेंटर था। अभी हमने देखा लैंड ग्रांट्स और रूरल इनइक्वालिटी। अब चलिए दो स्पेशल कहानियां सुनते हैं, एक स्मॉल विलेज की लाइफ और एक क्वीन का पावरफुल लैंड ग्रांट। ये दोनों पर्पल बॉक्स हमें ग्राउंड रियलिटी फील कराते हैं।
अगला पर्पल बॉक्स है लाइफ इन अ स्मॉल विलेज, हर्ष चरिता। हम पर्पल बॉक्स देख सकते हैं विद द हेडिंग लाइफ इन अ स्मॉल विलेज, हर्ष चरिता के बारे में बताया गया है इसमें। बच्चों, बाना भट्ट ने अपने पेट्रन हर्षवर्धना की बायोग्राफी लिखी हर्ष चरिता के नाम से। नॉर्मली बायोग्राफीज राजाओं की शान दिखाती है, लेकिन यहाँ एक रेयर ग्लिम्स मिलता है एक छोटे गांव की, विंध्या के फॉरेस्ट के पास। पिक्चर इमेजिन करके देखो बच्चों, गांव फॉरेस्ट के बॉर्डर पे है। छोटे किसान राइस लैंड और छोटे छोटे खेतों को बांट कर काम कर रहे हैं। सॉइल इतनी कड़क है जैसे लोहा, इसलिए प्लाविंग मतलब खेत जोतना बहुत मुश्किल है, और लोग स्पेड कल्चर करते हैं। स्पेड से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मतलब फावड़ों से खुदाई कर रहे हैं। और गांव की एक्टिविटी देखो, कोई बार्क ले जा रहा है, मतलब लकड़ियों की जो छाल होती है, कोई सैक्स ऑफ फ्लावर, कोई हनी, कोई फ्लैक्स और हेम्प बंडल्स। औरतें अपने सिर पर बास्केट्स के लेकर नेबर विलेजेस जा रही हैं, जिसमें फॉरेस्ट फ्रूट्स हैं बेचने के लिए। बिल्कुल आज के हाट बाजार जैसा। हर गांव के लोग अपने लोकल प्रोड्यूस लेकर बाजार जाते हैं। एक बास्केट में सब्जी, दूसरे में फूल, तीसरे में शहद। गांव की इकोनॉमी नेचुरल रिसोर्सेज और खेती दोनों पर डिपेंड करती थी। ये पैसेज हमें क्लियरली बताता है। जब आप रीड करेंगे, ये सेम बातें आपको इसमें मौजूद मिलेंगी। एक गांव का लाइफ कितना मिक्स्ड था, खेती प्लस फॉरेस्ट प्रोड्यूस और प्लस बाजार पर। अब इसी बॉक्स में आप एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं। हाउ वुड यू क्लासिफाई द पीपल डिस्क्राइब इन द टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशंस? आंसर है ब्राह्मणस, रिलीजियस काम करते थे। लैंड ग्रांट लेने वाले लोग हुआ करते थे, जिनको राजा या बड़े जमींदार या सामंतास लैंड ग्रांट दिया करते थे। पीजेंट्स खेती करने वाले हुआ करते थे। पैस्टोरलिस्ट, फिशर फोक, हंटर गैदरर्स, अपनी रोजी रोटी के लिए नेचर पे डिपेंडेंट लोग। आर्टिशियंस एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, टूल्स, क्राफ्ट्स और शिफ्टिंग फार्मिंग करने वाले। एग्जाम्पल जैसे आज भी गांव में पंडित जी, किसान, मछुआरे और कारपेंटर अलग अलग ऑक्यूपेशंस में लगे होते हैं। अगला पर्पल बॉक्स भी हम देख लेते हैं। प्रभावती गुप्ता जी के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। ये पर्पल बॉक्स हमें उनके और उनका विलेज दानगुना के बारे में बताता है। एक छोटी सी रॉयल कहानी है प्रभावती गुप्ता जी की, जो चंद्रगुप्त टू की बेटी और वक्टका डायनेस्टी की क्वीन थी। इनका इंस्क्रिप्शन हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिटेल देता है। उन्होंने अपने एक गांव दनगुना डोनेट किया एक टीचर चंदला सोमिन को। डोनेशन वाटर पोरिंग के साथ होता था, मतलब रिचुअल। और उन्होंने बोला, गांव के ग्राम कुटुम्बिनाज, हाउस होल्डर्स, ब्राह्मण्स और सबको ओबे करना होगा नए लॉर्ड को। सबसे इंटरेस्टिंग क्या था, उन्होंने जो एग्जेम्पशंस दिए वो, मतलब गांव में सोल्जर्स या पुलिसमैन एंट्री नहीं करेगी। मतलब जो इन्होंने ग्रांट में दे दिया उस गांव के बारे में बात हो रही है। नाम क्या था? दनगुना। रॉयल ऑफिसर्स के लिए ग्रास, हाइट्स, चारकोल प्रोवाइड करने की मजबूरी नहीं होगी। सॉल्ट माइनिंग या लिकर सेलिंग पर भी कोई रॉयल क्लेम नहीं होगा, कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा, कोई मालिकाना हक नहीं मांगा जाएगा। फ्लावर्स और मिल्क देने की भी ड्यूटी नहीं लगेगी। और सबसे बड़ी बात, हिडन ट्रेजर्स एंड डिपॉजिट्स जो लैंड के नीचे मिलेंगे वो भी नहीं देने होंगे। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे एक कंपनी को एम्प्लॉय को बोनस के साथ एग्जेम्पशन मिल जाए कि कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं करनी, कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी, और कुछ भी अगर पर्क्स कंपनी में आएंगे वो सब आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। मतलब लैंड ग्रांट सिर्फ जमीन देना ही नहीं था, उसके साथ पॉलिटिकल पावर प्लस इकोनॉमिक फ्रीडम भी शिफ्ट हो गई थी। तो दोस्तों, एक तरफ हमने गांव के आम लोगों की डेली लाइफ दिखाई दी, स्पेड कल्चर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बाजार जाते हुए लोग, और दूसरी तरफ एक रॉयल ग्रैंड जिसमें पूरा गांव, उसके टैक्सेस और उसके रिसोर्सेस एक टीचर के नाम कर दिए गए।
ये दोनों कंट्रास्टिंग बातें हैं। रूरल लाइफ के नीचे मजदूर और पीजेंट स्ट्रगल करते थे और अपर एलिट्स अपने इन्फ्लुएंस के साथ गांव ट्रांसफर करते थे। यही है अर्ली इंडिया की रूरल सोसाइटी की असली पिक्चर, फुल ऑफ डाइवर्सिटी, स्ट्रगल और पॉलिटिक्स। अब यहाँ दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट वर द थिंग्स प्रोड्यूस्ड इन द विलेज? गांव में क्रॉप्स के साथ साथ दूध, दही, घी, हनी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्यूल भी प्रोड्यूस होता था। ये सब रूलर्स को सप्लाई करना पड़ता था। एग्जाम्पल, जैसे आज भी रूरल मंदिर्स, गांव के मंदिरों में सिर्फ गेहूं चावल ही नहीं बल्कि सब्जियां, फूल और डेयरी प्रोडक्ट्स भी दान दिए जाते हैं और बिकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्लाऊ, एग्रीकल्चर, इरिगेशन और ट्रांसप्लांटेशन आज की तारीख में आपके स्टेट में कैसा है? तो वैसे तो ये DIY, डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन है, फिर भी सैंपल के लिए हरियाणा को एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। यहाँ प्लाऊ एग्रीकल्चर और इरिगेशन दोनों कॉमन है क्योंकि यहाँ कैनाल सिस्टम, वेस्टर्न यमुना कैनाल, भाखड़ा कैनाल स्ट्रॉन्ग है। पैडी के लिए ट्रांसप्लांटेशन भी होता है। अगर किसी स्टेट में ये पॉसिबल ना हो तो वहां टेरेस फार्मिंग जैसे कि हिमाचल प्रदेश में, ड्रिप इरिगेशन जैसे कि महाराष्ट्र में, या बारिश के ऊपर निर्भर रेन फेड फार्मिंग जैसे कि राजस्थान में यूज होती है। एग्जाम्पल, हरियाणा के गांव में आपको हर सीजन में ट्रैक्टर के प्लाऊ और ट्रांसप्लांटेड पैडी के फील्ड्स इजीली देखने को मिल जाते हैं। अगले लेक्चर में हम और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स देखेंगे। टाउन सेंट्रेट, नए शहर, नई नई उनकी छोटी छोटी सिटीज या और भी बहुत सारे काम के शहर। 6th सेंचुरी BC के आसपास इंडिया में कई नए अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए। बहुत से ये महाजनपद की राजधानी थे। ये शहर ज्यादातर कम्युनिकेशन रूट्स के पास ही बनाए गए थे। पाटलिपुत्र नदी के पास जहां बोट से ट्रैवल बहुत आसान था। उज्जैनी जमीनी रास्ते पर, ट्रेड के लिए कन्वीनियंट रूट पर। पूहर समुंदर के किनारे जहां से सी रूट शुरू होते थे। मथुरा कॉमर्शियल, कल्चरल और पॉलिटिकल सेंटर। एग्जाम्पल, जैसे आज दिल्ली या मुंबई हाईवे और एयरपोर्ट्स के पास ही ग्रो करते हैं, वैसे ही पुराने शहर भी ट्रांसपोर्ट के पास ही डेवलप हुआ करते थे। ब्लू बॉक्स में हम पाटलिपुत्र के बारे में समझेंगे। पाटलिपुत्रा का अपना एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। ये पहले एक छोटा गांव था जिसका नाम था पाटली ग्रामा। 5th सेंचुरी BC में मगध के रूलर ने डिसाइड किया कि वो अपनी कैपिटल राजगढ़ से शिफ्ट करके पाटली ग्रामा में लाएंगे और इसे रीनेम करके पाटलिपुत्र कर दिया गया। 4th सेंचुरी BC तक पाटलिपुत्र मौर्यन एम्पायर की कैपिटल बन गई और एशिया के सबसे बड़े शहरों में से एक हो गई। बाद में इसका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम हो गया। जब चाइनीज पिलग्रिम जुआन जैंग 7th सेंचुरी CE में सिटी विजिट करने आए, उन्होंने देखा कि पाटलिपुत्र रून्स में है, मतलब बिल्कुल खंडहर होती जा रही है और पॉपुलेशन भी बहुत छोटी हो गई है। जैसे कोई मॉडर्न सिटी पहले बूमिंग बिजनेस और पॉपुलेशन का सेंटर हुआ होता था और बाद में डिक्लाइन हो गया हो, जैसे डेट्रॉइट इन USA, वैसे ही पाटलिपुत्र का भी डिक्लाइन देखने को मिला। शहर की जनता, एलीट और क्राफ्ट्स पीपल। किंग्स और रूलिंग एलिट्स मोस्टली फोर्टिफाइड शहरों में रहते थे, मतलब किले से घिरे हुए शहरों में रहते थे। एक्सकवेशन से मिलने वाले आर्टिफैक्ट से पता चलता है कि रिच लोग ग्लॉसी पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स, वेशल्स और फिगरिंग्स यूज करते थे जिनमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल और टेराकोटा का यूज होता था। शहर की जनता के अलग अलग ग्रुप जैसे ब्राह्मण्स और ऑफिशियल्स रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए, मर्चेंट्स जिसे हम व्यापारी कहते हैं ट्रेड और बिजनेस के लिए, क्राफ्ट्समैन जो हुनर वाले लोग हुआ करते थे, वीवर्स, कारपेंटर्स, पॉटर्स, गोल्डस्मिथ्स, ब्लैकस्मिथ्स एक्सेट्रा, गिल्ड्स, श्रेणीज क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज करते, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल करते। एग्जाम्पल, जैसे आज मॉल्स और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होती हैं, वैसे ही पुराने शहरों में आर्टिजन्स और गिल्ड्स भी ऑर्गेनाइज थे।
अब एक क्वेश्चन आता है, वर देयर एनी सिटीज इन द हड़प्पन रीजन इन द थर्ड मिलेनियम बीसी? हाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन के रीजन में थर्ड मिलेनियम बीसी में काफी शहर थे। मेजर अर्बन सेंटर्स थे हड़प्पा, मोहनजोदारो, ढोलावीरा और लोथाल। ये सिटीज वेल प्लान थी, स्ट्रीट्स ग्रिड पैटर्न में, ड्रेनेज सिस्टम था और बड़े पब्लिक और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थे, जो कि हमने पहले चैप्टर की वीडियो में भी देखा और समझा था। साइड में वोटिव इंस्क्रिप्शंस पिंक बॉक्स में दिया हुआ है। इसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दिए गए गिफ्ट्स का रिकॉर्ड होता था, जैसे लैंड का हो, मनी या ज्वेलरी का। एग्जाम्पल, जैसे आज टेम्पल या एनजीओ में डोनेशन रिसिप्ट मिलती है, वैसे ही पुराने जमाने में कॉपर प्लेट या स्टोन इंस्क्रिप्शन से डोनेशंस का परमानेंट रिकॉर्ड बनाया जाता था। पर्पल बॉक्स में आप देख सकते हैं मालाबार कोस्ट के बारे में बताया गया है। मालाबार कोस्ट को आज के तारीख में हम केरला भी कहते हैं। मालाबार कोस्ट का ट्रेड बहुत फेमस था, स्पेशली फर्स्ट सेंचुरी सीई में। ये पैसेज पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से है, जो एक एनोनिमस ग्रीक सेलर ने लिखा था। ग्रीक सेलर कहते हैं कि फॉरेन ट्रेडर्स बड़े शिप्स भेजते थे मालाबार कोस्ट के मार्केट टाउन्स में, क्योंकि वहां पेपर और मलाबाथ्रम, शायद सिनेमॉन को कहते होंगे, कि बहुत क्वांटिटी अवेलेबल थी। वहां से इंपोर्ट भी होता था। कॉइन्स, टोपास, एंटीमनी मतलब कलरिंग मिनरल, कोरल, क्रूड ग्लास, कॉपर, टिन, लेड, और एक्सपोर्ट आइटम्स जैसे पेपर, पाइन पर्ल्स, आइवरी, सिल्क क्लॉथ, डायमंड, सफायर्स, ट्रांसपेरेंट स्टोन्स, टॉर्टोइस शेल एक्सेट्रा। बच्चों, इंपोर्ट होता है किसी से सामान लेना, एक्सपोर्ट होता है अपना सामान वहां भेजना। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहता है कि तमिलनाडु के कुदुमनाल में बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी, जहां प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन से ज्वेलरी बनाई जाती थी। ये स्टोन्स वहां से कोस्टल पोर्ट्स तक ट्रेड के लिए लाए जाते थे। अगर हम रियल एग्जांपल्स से देखें आज के तारीख में, जैसे आज इंडिया से टी, स्पाइसेस, सिल्क, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट होते हैं, वैसे ही पहले मालाबार कोस्ट से पेपर, पर्ल्स और सिल्क एक्सपोर्ट होते थे। मॉडर्न पोर्ट जैसे कोचीन पोर्ट या मुंबई पोर्ट काम करते थे, वैसे ही एंशियंट पोर्ट्स ट्रेडर्स के लिए हब्स थे। और जैसे आज अमेजोन, फेडेक्स शिपमेंट्स के लिए रूट प्लान करते हैं, वैसे ही ग्रीक सेलर्स और लोकल ट्रेडर्स ने शिप के रूट्स को प्लान किया था फॉर सेफ ट्रेड। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, और व्हाई डिड द ऑथर ऑफ पेरिप्लस लिस्ट गुड्स फ्रॉम द मालाबार कोस्ट? ग्रीक सेलर ने लिस्ट बनाई ताकि फॉरेन ट्रेडर्स को पता चले कि मालाबार कोस्ट प्रेजेंट डे केरला में क्या गुड्स अवेलेबल है और क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। एक्सपोर्ट आइटम्स पेपर, पर्ल्स, आइवरी, सिल्क, जेम्स। इंपोर्ट आइटम्स कॉइन्स, मेटल्स, कोरल, ग्लास। टेक अवेज क्या रहेगा इसमें? मालाबार कोस्ट फर्स्ट सेंचुरी सी में एक मेजर ट्रेडिंग हब था। ये लिस्ट ट्रेडर्स के लिए प्रैक्टिकल गाइड की तरह काम करता था। 6.3 ट्रेड, देश के अंदर और बाहर, ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट बियॉन्ड को समझते हैं। 6 सेंचुरी बीसी के बाद इंडिया के लैंड और रिवर डूज ट्रेड के लिए खुल गए थे। ओवरलैंड मतलब सेंट्रल एशिया और उसके आगे, सी रूट्स मतलब अरेबियन सी से अफ्रीका और वेस्ट एशिया, बे ऑफ बंगाल से साउथ ईस्ट एशिया और चाइना। ट्रेड में इन्वॉल्व लोग कौन से थे? पेडलर्स जो पैदल चलते थे, मर्चेंट्स बुलक कार्ट्स और कैरावंस के साथ, सी फेयरर्स रिस्की लेकिन हाई प्रॉफिट वेंचर्स होते थे समुद्र के रास्ते। गुड्स ट्रेडेड, नमक, अनाज, कपड़ा, मेटल ओर्स, स्टोन, लकड़ी, मेडिसिनल प्लांट्स, मसाले, स्पेशली पेपर, टेक्सटाइल्स। स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स काफी डिमांड में थे रोमन एम्पायर में। एग्जाम्पल, जैसे आज अमेजोन और फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट्स पूरे कंट्री और अब्रॉड जाते हैं, वैसे ही पुराने इंडिया में भी लोकल और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था। पिंक बॉक्स में आप पेरिप्लस के बारे में देख पा रहे होंगे। पेरिप्लस एक ग्रीक वर्ड है, मतलब सेलिंग अराउंड या समुंदर के आसपास ट्रेवल करना। एरिथ्रियन ग्रीक नाम था रेड सी के लिए। एग्जाम्पल, जैसे आज ट्रेवल गाइड्स होते हैं जो रूट्स और डेस्टिनेशंस बताते हैं, वैसे ही पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक एंशियंट ग्रीक ट्रेवल गाइड था। अगले टॉपिक पे आते हैं, कॉइन्स एंड किंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का।
कॉइन्स ने एंशियंट इंडिया में ट्रेड और इकोनॉमिक एक्सचेंजेस को इजी बनाया। सबसे पहले पंच मार्क्ड कॉइन्स सिल्वर और कॉपर 6th सेंचुरी बीसी से यूज होने लगे। ये कॉइन्स एक्सकवेशन से हर जगह मिलते हैं और न्यूमिस्मेटिस्ट्स ने इन्हें स्टडी करके एंशियंट ट्रेड नेटवर्क समझाने की कोशिश की। कई कॉइन्स पर सिंबल्स होते थे जिन्हें आइडेंटिफाई करके हिस्टोरियंस ये जानते हैं कि मौर्य रूलर्स या स्पेसिफिक डायनेस्टीज के कॉइन थे। लेकिन कुछ कॉइन्स मर्चेंट्स, बैंकर्स और टाउन्स पीपल भी इशू कर दिया करते थे। इंडो ग्रीक्स ने सबसे पहले कॉइन्स पर रूलर के नाम और इमेजेस बनाए 2nd सेंचुरी बीसी में। इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2nd सेंचुरी बीसी में पहली बार इंडो ग्रीक्स ने कॉइन्स पर रूलर के नाम और इमेजेस बनाए थे। कुशनास ने 1st सेंचुरी सीई में सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू किए। ये कॉइन्स वेट में रोमन और पार्थियन कॉइन्स के बराबर थे और नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल एशिया में मिलते थे। अगेन इन इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोल्ड कॉइन्स का वाइड स्प्रेड यूज दिखाता है कि ट्रांजैक्शंस काफी हाई वैल्यू के थे। साउथ इंडिया में भी रोमन कॉइन्स मिलते हैं, मतलब ट्रेड का नेटवर्क पॉलिटिकल बाउंड्रीज से परे था। ट्राइबल रिपब्लिक्स जैसे यदु यदुयेस, पंजाब और हरियाणा ने भी कॉइन्स इशू किए 1st सेंचुरी सीई, जो उनकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन दिखाता है। गुप्ता रूलर्स ने कुछ स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स इशू किए जो बहुत प्योर थे। ये कॉइन्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजैक्शंस के लिए हेल्पफुल थे और रूलर्स को भी फायदा होता था। 6th सेंचुरी सीई के बाद गोल्ड कॉइन्स कम मिलने लगे। हिस्टोरियंस कहते हैं शायद वेस्टर्न रोमन एम्पायर के कोलैप्स से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कम हुआ या नए टाउन्स और ट्रेड नेटवर्क्स इमर्ज हो रहे थे। रियल लाइफ एग्जांपल से अगर हम बात करें तो पंच मार्क कॉइन्स का मतलब एंशियंट 1 रुपए 2 रुपए के कॉइन्स जो कि डेली ट्रेड में इस्तेमाल हो रहे हों। गोल्ड कॉइन्स आज के 2000 के नोट जैसे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए। कॉइन्स इशूड बाय किंग्स, जैसे आज गवर्नमेंट नोट इशू करती है। कॉइन्स बाय मर्चेंट, जैसे गिफ्ट कार्ड्स या प्राइवेट करेंसी इन मॉल्स को कह सकते हैं। रोमन कॉइन्स इन साउथ इंडिया, जैसे आज इंपोर्टेंट फॉरेन करेंसी सर्कुलेट होती है। फिगर 2.8 में आप यदुये कॉइन और फिगर 2.9 में आप गुप्ता कॉइन को देख सकते हैं। क्विक पंचलाइन अगर हम बात करें इस टॉपिक की, तो पुराने शहर और ट्रेड नेटवर्क्स दिखाते हैं कि इंडिया का इकोनॉमी हमेशा कनेक्टेड, डायनामिक और इनोवेटिव रहा है। पिंक बॉक्स में न्यूमिस्मेटिक्स न्यूमिस्मैटिक्स के बारे में बताया गया है। इसका मतलब होता है कॉइन्स को स्टडी करना, न्यूमिस्मैटिक्स। इसमें कॉइन्स का विजुअल एलिमेंट्स देखा जाता है, जैसे स्क्रिप्ट्स, लेटर्स, इमेजेस, किंग, सिंबल्स, एनिमल्स एटसेट्रा। साथ ही कॉइन्स का मेटल एनालिसिस भी किया जाता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर का कॉम्पोजिशन। और यह भी स्टडी किया जाता है कि कॉइन्स कहाँ और किस कंटेक्स्ट में मिले, जैसे एक्सकवेशन साइट्स थी या होर्ड्स में। बच्चों, होर्ड्स तो आप समझते ही हैं, पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था। कॉस्टली चीजों को एक बॉक्स में प्रिजर्व करके रख दिया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आज आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस करेंसी के डिजाइन और मटेरियल स्टडी को स्टडी करते हैं, ये समझने के लिए कि इस एरा में इकोनॉमी और रूलर्स कैसे थे, वैसे ही न्यूमिस्मेटिक्स में पुराने कॉइन्स को स्टडी करके एंशिएंट ट्रेड और रूलर्स का आइडिया मिलता है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड? Which of these transactions are apparent from the sources mentioned? Are there any that are not evident from the sources? तो ट्रेड में अलग अलग ट्रांजेक्शन्स होते थे, जैसे गुड्स की खरीद बिक्री, कॉइन्स में पेमेंट, टैक्सेस देना और डोनेशंस। सोर्सेस जैसे कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और पेरिप्लस हमें ये दिखाता है, लेकिन एग्जैक्ट प्राइसेस, डेली बार्गेनिंग या क्रेडिट सिस्टम सोर्सेस में क्लियरली नहीं मिलता। अगले टॉपिक पे चलते हैं, बैक टू बेसिक्स। हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डिसाइफर्ड? बच्चों सोचो, तुम एक एंशियंट स्टोन पिलर के सामने खड़े हो और उस पे लिखा हुआ है सिंबल्स, जिसको कि आप समझने की कोशिश कर रहे हो। ये वही चैलेंज था जो हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स को 18 से 19 सेंचुरी में फेस करना पड़ा। ब्राह्मी को डिसाइफर करना। 7.1, ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस में यूज हुई थी, आज के हिंदी और बंगाली जैसे स्क्रिप्ट्स का बेस है।
यूरोपियन स्कॉलर्स ने इंडियन पंडित्स की मदद से मॉडर्न स्क्रिप्ट जैसे देवनागरी और बंगाली को कंपेयर करके ब्राह्मी को डिकोड किया। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो जैसे आज हम एक पुराना व्हाट्सएप मैसेज देखते हैं जिसमें इमोजीज अननोन है, तो हम उन्हें करंट इमोजीज से कंपेयर करके गेस करते हैं, वैसे ही स्कॉलर्स ने मॉडर्न लेटर से एंशिएंट लेटर्स को कंपेयर किया। जेम्स प्रिंसेप, हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ा था इनके बारे में, 1838 में फाइनली अशोकन ब्राह्मी को डिसाइफर कर दिया। पहले स्कॉलर सोचते थे कि सब संस्कृत में लिखा है, लेकिन एक्चुअली प्राकृत में लिखा हुआ था। एक क्वेश्चन है, डू सम देवनागरी लेटर्स अपीयर सिमिलर टू ब्राह्मी, आर देयर एनी दैट सीम डिफरेंट? हाँ जी, बहुत सारे देवनागरी के लेटर्स ब्राह्मण से मिलते जुलते दिखते हैं, जैसे स्वर आ, ई, उ और व्यंजन का, मा, न का शेप काफी सिमिलर है। आप देख सकते हैं आपके सामने फिगर 2.11 अशोका ब्राह्मी विद देवनागरी इक्विवेलेंट्स मेंशन किया गया है पिक्चर में। लेकिन कुछ लेटर्स टाइम के साथ चेंज हो गए और अलग दिखने लगे, मतलब कुछ लेटर्स सेम है तो कुछ डिफरेंट हो गए। हाउ खारोष्टी वॉज रेड? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक अलग स्क्रिप्ट थी, खारोष्टी। इसको डिसाइफर करना थोड़ा इजियर हुआ क्योंकि इंडो ग्रीक किंग से कॉइन मिले जिसमें एक साइड पर ग्रीक स्क्रिप्ट थी और दूसरे पर खारोष्टी स्क्रिप्ट। स्कॉलर्स ने दोनों को कंपेयर किया तो समझ गए लेटर्स का क्या पैटर्न है। रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे अगर तुम्हें एक वर्ड चाइनीज में मिले और वही वर्ड इंग्लिश में भी लिखा हो साइड बाय साइड, तो तुम कंपेयर करके चाइनीज लेटर समझ जाओगे। वैसे ही खारोष्टी को डिकोड किया गया। 7.3 हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस। अशोका के इंस्क्रिप्शंस में नाम अशोक का डायरेक्टली लिखा होता था। उसने अपने टाइटल्स यूज किए, जैसे देवनम पिय बिलवेड ऑफ गॉड्स और पियदसी प्लेजेंट टू बीहोल्ड। हिस्टोरियंस ने अलग अलग इंस्क्रिप्शंस कंपेयर किए और कंक्लूड किया कि ये सब एक ही रूलर अशोक ने बनवाए थे। जैसे एक कंपनी के अलग अलग होर्डिंग समाज देखते हैं, में ब्रांड नेम ना हो, सिर्फ टैग लाइन जस्ट डू इट लिखा हो, तो तुम समझ जाओगे कि ये नाइक का एड है। जैसे जो हमारे शूज का या एप्पल्स का ब्रांड है नाइकी या नाइक, तो भी हम कहते हैं उसे, उसमें नीचे एक पंच लाइन लिखी रहती है, जस्ट डू इट। तो कहीं पे अगर ब्रांड नेम नहीं भी लिखा होगा तो भी हम पंच लाइन से समझ जाएंगे, वैसे ही। लेकिन एक दिक्कत ये भी है कि लोग लिटरेट नहीं थे। अगर अशोक ने रॉक्स पर ऑर्डर्स लिख दिए, इसका मतलब ये नहीं कि हर वहां से पास गुजरता हुआ उसे पढ़ लेता और फॉलो करता। जैसे गवर्नमेंट हाईवेज पे डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव लिखा हो, लेकिन सब लोग पढ़ ना सके, तो वो कैसे फॉलो करेंगे? तो वो पढ़ ही लें और फॉलो कर ही लें, ये जरूरी नहीं। अब आप पर्पल बॉक्स में देख पाएंगे द ऑर्डर्स ऑफ द किंग। किंग देवनमपिय पियदसी मतलब अशोका कहते हैं कि पहले कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था जहां लोगों की प्रॉब्लम्स रेगुलरली सुनाई जाती थी, पर अब उन्होंने एक अरेंजमेंट बनाया। पति वेदकास रिपोर्टर्स ऑफिशियल्स हमेशा उससे लोगों के अफेयर्स रिपोर्ट करेंगे, चाहे वो खाना खा रहा हो, बेडरूम में हो, गार्डन में वॉक कर रहा हो या पैलंक्विन पालकी में ट्रेवल कर रहा हो। मतलब किंग चाहते थे कि उसे हर जगह हर वक्त लोगों की प्रॉब्लम्स डायरेक्टली पता चलती रहे। आज के टाइम में जैसे प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के पास हेल्पलाइन नंबर जैसे 181 वुमेन हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन 1100 होता है, जहां से लोग डायरेक्टली अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, उनकी टीम उन रिपोर्ट्स को तुरंत पीएम सीएम को ब्रीफ करती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सीईओ बोलते हैं मुझे डेली अपडेट्स चाहिए, चाहे मैं ऑफिस में हूं या ट्रैवल कर रहा हूं। इसके लिए मैनेजर्स उन्हें व्हाट्सएप रिपोर्ट्स, मेल्स या डैशबोर्ड्स भेजते रहते हैं। जैसे घर में एक रिस्पॉन्सिबल पिताजी फादर कहते हैं बच्चों की स्कूल फीस, हेल्थ या घर के इश्यूज मुझे मेरे तक तुरंत पहुंचा दो, चाहे मैं ऑफिस में हूं या मैं रेस्ट कर रहा हूं। अशोका के ऑर्डर दिखाते हैं कि वो 24/7 पब्लिक वेलफेयर सिस्टम चला रहे थे ताकि लोगों की बात डायरेक्टली उन तक पहुंचे
और वो उनकी प्रॉब्लम्स यथाशीघ्र एज सून एज पॉसिबल सॉल्व कर सके। अब एक क्वेश्चन समझते हैं। एपिग्राफिस्ट हैव ट्रांसलेटेड the term Pativedika as reporter. In what ways would the functions of the Pativedika have been different from those we generally associate with reporters today? बच्चों देखो, एपिग्राफिस्ट ने पति वेदिका को रिपोर्टर ट्रांसलेट किया है, लेकिन उसके रोल आज के मीडिया रिपोर्टर से बिल्कुल अलग हैं। पति वेदिका इन अशोक टाइम्स क्या थे? ये लोग डायरेक्ट ऑफिशियल्स थे जो लोगों की प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स से लोकल अफेयर्स को रिकॉर्ड करके राजा तक पहुंचाते थे। इनका काम था एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना, जिससे किंग तुरंत एक्शन ले सके। मतलब ये प्रॉब्लम मैसेंजर्स और ऑफिशियल न्यूज कैरियर्स थे। आज के रिपोर्टर्स, मीडिया रिपोर्टर्स की हम बात करें तो ये सिर्फ मीडिया हाउस के लिए काम करते हैं। उनका काम है न्यूज को कलेक्ट करना और पब्लिक तक पहुंचाना, चाहे वो टीवी, न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया के थ्रू हो। ये लोग सरकार की अकाउंटेबिलिटी भी दिखाते हैं, लेकिन डायरेक्ट गवर्नेंस में इनका रोल नहीं होता है। सोचियो बच्चों, एक चीफ मिनिस्टर ने अपने ऑफिसर अपॉइंट किए हैं कि हर गांव से डेली रिपोर्ट भेजो, बिजली है या नहीं, पानी आ रहा है या नहीं, लोग खुश हैं या परेशान। ये ऑफिसर्स पति वेदिका की तरह काम करते हैं। लेकिन आज का रिपोर्टर टीवी पे न्यूज दिखाएगा, गांव में पानी की दिक्कत, लोग परेशान, उसके बाद पब्लिक प्रेशर से सरकार एक्शन लेती है। तो डिफरेंस क्या हुआ? पति वेदिका गवर्नमेंट का डायरेक्ट मैसेंजर जो इन्फॉर्म करता तो किंग को। आज का रिपोर्टर पब्लिक इन्फॉर्मर है जो कि इन्फॉर्म करता है सोसाइटी को। अगले पर्पल बॉक्स में हम देखते हैं कि एक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका दिखाई दे रहा है, जिसमें एंग्विश ऑफ द किंग, राजा का दर्द समझने को मिलता है। जब अशोका देवनमपिय प्रियदर्शी ने 8 साल रूल करने के बाद कलिंग को जीता, तो उस वॉर में लगभग 1.5 लाख लोगों को डिपोर्ट किया गया, 1 लाख मारे गए और इससे भी ज्यादा लोग घायल हुए। अपने घरों को छोड़ के, खेतों को छोड़ के उनको जाना पड़ा। यह सब देखकर अशोक को बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आया कि एक जीत के पीछे कितनी इंसानियत की हार छुपी होती है। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो धम्मा, मतलब मॉरल वैल्यूज, पीस, अहिंसा का स्टडी करेंगे, लोगों को भी उसी की शिक्षा देंगे और अपना राजा धर्म बदल देंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल के से कोरिलेट करते हैं तो बच्चों सोचो, एक नेता इलेक्शन जीतने के लिए गुस्से में पब्लिक पर लाठी चार्ज कर देता है। इलेक्शन तो जीत जाता है, लेकिन बाद में जब वो इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल में देखने जाता है तो बहुत गिल्ट से भर जाता है। उसको समझ आता है कि असली लीडरशिप का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि लोगों की केयर करना है। बिल्कुल वैसा ही अशोका के साथ हुआ। जीते तो सही, पर अंदर से हार गए। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्रिकेट कैप्टन मैच जीता, पर उसके एग्रेसिव अपील की वजह से ओपोनेंट इंजर्ड हो गया। बाद में कैप्टन को बहुत गिल्ट हुआ कि जीत की खुशी से ज्यादा इंसानियत जरूरी होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर भी। डिस्कस, लुक एट मैप 2 एंड डिस्कस द लोकेशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस। डू यू नोटिस एनी पैटर्न्स? तो बच्चों, मैप आपके सामने है। जब हम इस मैप को देखते हैं तो अशोका के इंस्क्रिप्शंस पूरे भारत में फैले हुए हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर कर्नाटका, आंध्रा तक, गुजरात से लेकर उड़ीसा, बिहार तक। आप देख पा रहे हैं, अफगानिस्तान से लेकर के पूरा पाकिस्तान का एरिया। यहाँ पे हमने बात की अभी कर्नाटका, आंध्रा पे हमने बात की, गुजरात से लेकर के उड़ीसा तक, बिहार तक। पैटर्न ये है कि ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस ट्रेड रूट्स, नदी के किनारे या बड़े शहरों के पास मिले हैं, क्योंकि ये वही जगह थी जहां से मैक्सिमम लोग गुजरते थे। जैसे आज के टाइम में सरकार हाईवे, रेलवे स्टेशंस पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाती है ताकि सब कोई पढ़ सके, वैसे ही अशोका ने अपने मैसेजेस इंपॉर्टेंट जगहों पे लिखवाए थे। फार सदर्न टिप और नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी एरियाज में इंस्क्रिप्शंस कम है, शायद वहां कम्युनिकेशन की रीच कम हुआ करती थी। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस परफेक्ट सोर्स नहीं है,
इनके साथ भी काफी चैलेंजेस होते थे। कभी लेटर्स फेंट या ब्रोक हो जाते थे, कभी लेटर्स का एग्जैक्ट मीनिंग समझना मुश्किल होता था, बल्कि होता है। बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस टाइम के साथ डिस्ट्रॉय भी हो गए हैं। जो बचे हैं उनमें भी मोस्टली ग्रैंड रॉयल इवेंट्स लिखे होते हैं, डेली लाइफ नहीं। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे, अगर फ्यूचर आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट देखें तो उन्हें लगेगा सब लोग सिर्फ पार्टीज, ट्रिप्स और फैंसी फूड खाते थे, पर डेली स्ट्रगल्स और बोरिंग काम कभी पोस्ट नहीं होते तो नहीं पता चलते। वैसे ही इंस्क्रिप्शंस में भी कॉमन पीपल का इमोशंस मिसिंग होता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं करता था, वो ट्रेंड नहीं था। हिस्टोरियंस अलग अलग टाइम पीरियड्स में अलग चीजें फोकस करते रहे, पहले किंग्स और बैटल्स, फिर इकोनॉमी और सोशल ग्रुप्स, अब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जैसे वुमेन स्लेव्स, लेबरर्स। तो बच्चों, इस चैप्टर को कंक्लूड करते हुए हमने देखा कि कैसे एंशियंट इंडिया की सोसाइटी और इकोनॉमी स्लोली स्लोली डेवलप हुई है। किंग्स और एम्पायर जैसे मगध और मौर्य जैसे एम्पायर्स ने अपनी पावर एक्सपैंड की और इंस्क्रिप्शंस के जरिए लोगों को अपने ऑर्डर्स बताए। फार्मर्स और एग्रीकल्चर, इरिगेशन, प्लाऊ और न्यू टेक्निक्स ने प्रोडक्शन बढ़ाया, लेकिन बेनिफिट सबको इक्वली नहीं मिला। कुछ लोग बड़े जमींदार बने, कुछ छोटे किसान स्ट्रगल करते रहे। टाउन्स और ट्रेड के बारे में बात करें तो मथुरा, पाटलिपुत्र, उज्जैन और कोस्टल पोर्ट्स जैसे टाउन्स ने ट्रेड को बढ़ावा दिया। पेपर, पर्ल्स और टेक्सटाइल जैसे आइटम फॉरेन मार्केट्स तक गए। कॉइन्स और इकोनॉमी की बात करें तो कॉइन्स ने ट्रांजैक्शंस इजी किए और हमें एक ग्लिम्स मिलती है कि कितनी बड़ी स्केल पे ट्रेड होता था। इंडो ग्रीक्स, कुशनास, गुप्तास, सब ने अपने कॉइन्स निकाले। इंस्क्रिप्शंस और एपिग्राफी, हमने समझा कि इंस्क्रिप्शन से हमें किंग्स की पॉलिसीज, उनके थॉट्स और सोसाइटी की कहानी मिलती है, लेकिन लिमिटेशंस भी हैं। सब कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ और जो लिखा गया वो मोस्टली रूलर्स के पर्सपेक्टिव से था। रियल लाइफ से कनेक्ट करें तो आज भी जैसे एक मॉडर्न गवर्नमेंट अपने रूल्स और स्कीम्स को एडवर्टाइज करती है हाईवेज पे बोर्ड्स लगाकर या टीवी पे एड्स देकर, वैसे ही अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शंस को बिजी रूट्स पे लिखवाया। फार्मर्स के इश्यूज तब भी थे और आज भी हैं। डिफरेंसेस बस इतना है कि तब गृहपति और जमींदार डोमिनेट करते थे और आज कॉर्पोरेट फार्मिंग और लैंड ओनरशिप पैटर्न्स करते हैं। फाइनल थॉट, तो ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि हिस्ट्री सिर्फ किंग्स और वॉर्स की कहानी नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स वेब है, एक कॉम्प्लेक्स जाल है, कॉम्प्लेक्स दुनिया है। किंग्स, फार्मर्स, ट्रेडर्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और अगर हम ध्यान से देखें तो उनका स्ट्रगल और ग्रोथ हमारे आज के समाज के प्रॉब्लम्स और प्रोग्रेस से काफी सिमिलर है। सो हम कह सकते हैं, किंग्स के रूल्स, फार्मर्स की मेहनत और टाउन्स का ट्रेड, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, इन्हीं के संगम से बनती है हमारे इतिहास की असली तस्वीर। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर भी कहानी के रूप में पसंद आया होगा। सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पीडीएफ फाइल में मौजूद हैं। बहुत सारे और रिसोर्स मटेरियल जैसे कि वर्कशीट्स, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस, एक समरी ऑफ द चैप्टर इन फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सब कुछ अलग अलग पीडीएफ में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अटैच कर दिया है फॉर योर इजी रेफरेंस। सारे नोट्स सिंपल फॉर्मेट में हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और सबसे अच्छी बात ये कि सभी चीजों का सॉल्यूशन साथ में दिया गया है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि एड्रेस ना किया गया हो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में। उम्मीद करता हूं आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।